नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन था नगरी में। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड मैथ्स जो कि जुलाई में एग्ज़ाम है, उनकी शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। इस सेशन के अंदर गणित शिक्षण विधियों की जो PYQ मतलब जो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चनों का संपूर्ण विश्लेषण अध्ययन करेंगे, जो कि आपका आज का टॉपिक रहेगा गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। यह क्लास आप बीच में नहीं छोड़ें, पूरी क्लास को देखें, जो कि आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे, न कि आपको टिक लगाया जाएगा। पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। बीच में क्लास को स्किप नहीं करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और अपने साथियों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जुड़ें ताकि आने वाली क्लास से जल्दी जुड़ सकें। और सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके पास सूचना आ जाएगी क्लास की, अगली क्लास की। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जो कि PYQ क्वेश्चन है आए हुए, उनका बहुत ही निचोड़ एक एक बिंदुवार अध्ययन किया जाएगा, जो आप इस क्लास को देखना न भूलें। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। इसके अंदर आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जो कि मैं इस फॉर्मेट के अंदर लाया हूँ। पूरा विस्तार से आपको बताया जाएगा। आए हुए क्वेश्चनों का ही अध्ययन करेंगे ताकि आपको ये भी पता चले कि टॉपिक पढ़ने के बाद कि एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटेस्ट 2025 तक के क्वेश्चन इस क्लास के अंदर लाया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। इसीलिए इस क्लास को बीच में न छोड़ें, पूरा देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक घटक का उच्चतम स्तर है। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मतलब ब्लूम के वर्गीकरण है, उसके संज्ञानात्मक घटक दिए थे, 6 घटक दिए थे। उन 6 घटकों में से उच्चतम स्तर कौन सा है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा विश्लेषण, तीसरा ज्ञान, चौथा संश्लेषण। इसका अपना उच्चतम स्तर पूछा है तो इसका आंसर रहेगा अपना मूल्यांकन। परंतु ज्ञानात्मक के 6 घटक कौन कौन से। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 अवबोध, नंबर 3 अनुप्रयोग, नंबर 4 विश्लेषण, नंबर 5 संश्लेषण और नंबर 6 होता है मूल्यांकन। तो ये पूछ रहा है कि उच्चतम स्तर कौन सा है। उच्चतम स्तर होगा मूल्यांकन। कौन सा होगा? मूल्यांकन। यदि अपन को आगे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक घटक का निम्नतम स्तर कौन सा है, उसका आंसर होगा ज्ञान, जो कि ज्ञान होगा। अपन को पूछ रहा है उच्चतम स्तर कौन सा है, तो जो कि होगा मूल्यांकन। यह है ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक जो घटक होता है उसका उच्चतम स्तर की बात करता है, वो रहेगा अपना मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापक ने 5 सेंटीमीटर भुजा के समपंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया है। तो यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है। मूल्यांकन पर आधारित है, अवबोध पर आधारित है, कौशल पर आधारित है, विश्लेषण पर आधारित है। ये यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के पंचभुज निर्माण की बात कर रही है। निर्माण के अंदर किसके अंदर बात की जाती है। निर्माण के ऊपर ये कौशल के ऊपर बात की जाती है। कौशल होता है, कौशल के अंदर हमेशा निर्माण करना, गणना करना और ज्यामितीय आकृतियां बनाना और मानचित्र बनाना, ग्राफ, चार्ट, टेबल आदि को पढ़ना, ये सभी गतिविधियां इस कौशल के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए पंचभुज एक निर्माण आकृति की निर्माण की बात करते हैं, जो कि आकृति निर्माण के अंदर कौशल काम में लिया जाता है, कौशल उद्देश्य का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा 3 नंबर कौशल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में निम्नलिखित में से प्रश्न बनाया है। गणित शिक्षण और निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पर उपरोक्त प्रश्न गणित शिक्षण में किस उद्देश्य पर आधारित है। मतलब ये पूछ रहा है कि
ऑब्जेक्टिव जो कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होता है, ये ब्लूम के अंदर जो टेक्सोनॉमी है उसके अंदर कौन से संबंधित है, जैसे कि अनुप्रयोग से संबंधित है, अवबोध से संबंधित है, विश्लेषण से, ज्ञान से, किससे ये संबंधित है? इसका आंसर होगा 4 नंबर, ज्ञान। ये ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान के अंदर क्या क्या आता है? प्रत्याभिज्ञान मतलब पहचानना, प्रत्यास्मरण मतलब पुनः स्मरण करना, जैसे कि सूत्र हैं, परिभाषा याद करना है, स्मरण करना, याद करना, परिभाषित करना। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं उनका रिकॉल करके मतलब प्रत्यास्मरण करके पुनः स्मरण करके उनका जवाब देना, ये सभी बातें इस ज्ञान के अंदर शामिल की जाती हैं। इसीलिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार के उद्देश्य पर आधारित है, जो कि ज्ञान के उद्देश्य पर आधारित है। इसका आंसर होगा 4, ज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, विद्यार्थी समस्याओं के प्रभावी या निकटतम उत्तर दे सकते हैं। उपरोक्त कथन संबंधित है अनुप्रयोग से, विश्लेषण से, ज्ञान से, मूल्यांकन से। मतलब विद्यार्थी समस्याओं के प्रभावी निकटतम उत्तर दे सकते हैं। प्रभावी निकटतम उत्तर दे सकते हैं मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो पहले आपने ज्ञान ग्रहण किया है उसके अर्जित ज्ञान के आधार पर नई समस्याओं के ऊपर निकटतम उत्तर देने के लिए जो जिसका उद्देश्य का प्रयोग किया जाता है वो उद्देश्य होता है अनुप्रयोग। कौन सा होता है? अनुप्रयोग। इसका आंसर रहेगा 1 नंबर, क्योंकि ये पूछ रहा है कि संभावी या निकटतम उत्तर दे सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि जो कि पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्याओं के निकटतम हल या उत्तर देने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा अनुप्रयोग। नंबर 4 क्वेश्चन का 1 नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष का घटक नहीं है? 1 नंबर क्वेश्चन में ये बताया कि पूरे कितने घटक है संज्ञानात्मक है, पूरे पूरे 6 के 6 बताया था। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक पक्ष का घटक नहीं है, मतलब 3 है, चौथा नहीं है। बोध, अनुमूलन, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, इन 4 घटकों में से कौन सा घटक संज्ञानात्मक पक्ष का घटक नहीं है? 3 है, बोध है, अनुप्रयोग है, मूल्यांकन है। ये अनुमूलन नहीं है। अनुमूलन तो किसका घटक है? यह भावात्मक पक्ष का घटक है। किसका है? भावात्मक पक्ष का घटक है। इसका आंसर नंबर 2 होगा, जो कि संज्ञानात्मक पक्ष का घटक नहीं है, इसकी बात कर रहा है। ये अनुमूलन, ये भावात्मक पक्ष का घटक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको इस क्लास के अंदर पूरी विस्तृत बिंदुवार एक एक पॉइंट पर सामान्य भाषा में समझाया जाएगा, इसीलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गणित के एक पाठ के मूल्यांकन हेतु एक शिक्षक ने निम्नलिखित कार्य या प्रश्न बनाया है। मतलब सार्वभौमिक समुच्चय को क्या करो, परिभाषित कीजिए। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस स्तर का मापन करता है? अनुप्रयोग का, समझ का, ज्ञान का, विश्लेषण का। पहले ज्ञान की बात करी थी, उसके अंदर क्या था? ज्ञान के अंदर जैसे कि ज्ञान के अंदर होता है प्रत्याभिज्ञान करना, पहचाना, प्रत्यास्मरण, पुनः स्मरण, याद करना, सूत्र, परिभाषा, परिभाषित करना, ये सभी ज्ञान के अंदर आते हैं। इसीलिए यह भी पूछ रहा है कि सार्वभौमिक समुच्चय को परिभाषित कीजिए। क्या करना है? परिभाषित करना, मतलब ज्ञान। इसका आंसर होगा ज्ञान। आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, अरिक्त समुच्चयों का 3 उदाहरण लिखिए। यह प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के निम्नांकित में से किस स्तर का मापन करता है? विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, समझ। ये बात कर रहा है अरिक्त समुच्चयों के उदाहरण लिखिए, मतलब उदाहरण की बात आती है समझ या अवबोध के अंदर। किसके अंदर आती है? अवबोध के अंदर। समझ को अवबोध भी कहा जा सकता है। इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं अवबोध के अंदर? एक होता है अनुवाद, एक होता है व्याख्या करना, एक होता है उल्लेख करना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आगे आएंगे कि बोध के अंतर्गत शामिल है या नहीं, इसीलिए याद रखें 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 अनुवाद, नंबर 2 व्याख्या, नंबर 3 उल्लेख। अनुवाद के अंदर आता है जैसे कि सारांश देना, उदाहरण देना, दृष्टांत देना, रूपांतरण करना, सूत्रीकरण करना। और व्याख्या में आता है विभेद करना है, अर्थ निकालना है, वर्गीकरण करना है, प्रस्तुत करना है। इस प्रकार सभी घटक इसके अंदर आते हैं। ये पूछ रहा है कि अरिक्त समुच्चयों का 3 उदाहरण लिखिए, मतलब उदाहरण की बात कर रहा है जो कि समझ या अवबोध पर आधारित हैं। इसका आंसर नंबर होगा 4।
अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सामान्य से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गणित के एक इकाई परीक्षण में प्रश्न पूछा गया है कि व्यंजक 4x³ प्लस 17y में y का गुणांक क्या है। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह प्रश्न मूल्यांकन करता है, किसका मूल्यांकन करता है? आपको अवबोध के आधार पर, मतलब अपनी समझ के आधार पर इस y का गुणांक बताना है, इसलिए इसका आंसर होगा अवबोध। इसका होगा 2 नंबर ऑप्शन अवबोध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में एक प्रश्न बनाया है जो इस प्रकार है। ये वही वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ गया है। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर। निम्नलिखित में अनुदेश किस उद्देश्य पर आधारित है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल। ज्ञान पर आधारित हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देना ये हमेशा ज्ञान पर आधारित होते हैं। इसीलिए इसको विशेष करके अपन याद रखना है अपन को कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और नीचे पूछ रहा है किस उद्देश्य पर आधारित है, तो आपको आंसर देना होता है ज्ञान। क्या देना होता है? ज्ञान। अगले क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विद्यार्थी गणित की विभिन्न क्रियाओं की तुलना और भेद कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? तुलना और भेद कर सकेंगे। कौन से उद्देश्य पर आधारित है? तुलना करना, भेद करना मैंने पहले ही बताया था, अवबोध पर आधारित है। किस पर आधारित है? अवबोध पर आधारित है कि जितनी भी क्रिया होती हैं उन्हें अपने बोध के आधार पर तुलना करता है, अलग अलग करता है, वर्गीकरण करता है। पूरा उदाहरण देना, विभेद करना, वर्गीकरण करना, सभी क्रियाएं जो अवबोध के अंदर आती हैं। इसीलिए यह तुलना और भेद के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर नंबर 2 होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत अनुप्रयोग उद्देश्य की कार्य सूचक क्रिया है? 4 अपन को क्रिया दी हुई है। इन 4 में से अनुप्रयोग उद्देश्य की कार्य कौन सी है? 11 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा पूर्व कथन। पूर्व कथन या पूर्व अवधारणा के आधार पर ही हम अनुप्रयोग, मतलब पुरानी जो चीज़ें सीखी हुई होती हैं, उन सीखी हुई के आधार पर ही नवीन समस्याओं का हल खोजते हैं। वही अनुप्रयोग होता है। इसीलिए पूर्व कथन इसका आंसर नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापक ने निष्पत्ति परीक्षण में प्रश्न किया कि चार घन सेंटीमीटर की घनाभ की रचना कीजिए। कौन से घटक से संबंधित है? मतलब रचना करना। रचना करना इसका आंसर होगा मनोगत्यात्मक, क्योंकि ये गति से संबंधित है, मतलब शरीर की क्रिया से संबंधित है। मतलब जिसमें पेशीय कार्य और तंत्रिका को पेशीय कार्यों से समन्वय होता है, वो आता है क्रियात्मक के अंदर। यही रचना करना, रचना करते हैं तब हमारी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं से संबंधित ये कार्य हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में प्रश्न दिया, मतलब किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग खाली जगह होता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। मतलब ये ज्ञान के आधार पर अपन को ज्ञान के आधार पर उत्तर देना होता है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। ये एक मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, सीधा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट होते हैं। उन स्टेटमेंट को मतलब ज्ञान के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसका आंसर होगा 1 नंबर, जो कि ज्ञान इसका उत्तर होगा। फिर आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आरसीएम। आरसीएम प्रणाली द्वारा उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है? अपन को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बोध, अनुप्रयोग, सृजनात्मक, कौशल। ये बात कर रहा है आरसीएम प्रणाली के अंदर, जो कि 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। 4 घटकों में से यहाँ 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं, एक कोई दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा घटक नहीं है? इसका आंसर होगा कौशल। परंतु इसके 4 घटक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है ज्ञान, नंबर 2 होते हैं समझ या बोध। क्या होता है? समझ या बोध। नंबर 3 होता है प्रयोग। क्या होता है? नंबर 3 होता है प्रयोग या अनुप्रयोग। प्रयोग या अनुप्रयोग। नंबर 4 होता है सृजनात्मक। क्या होता है? नंबर होता है 4 सृजनात्मक। सृजनात्मक के ही अंदर आते हैं विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जो पीछे 3 बचते हैं वही सृजनात्मक। तीनों को ही ऐड करके एक नया पद दे दिया है सृजनात्मक। इसके अंदर ही होते हैं विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरसीएम प्रणाली के द्वारा सृजनात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से उद्देश्य शामिल होते हैं? तो 3 उद्देश्य होते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये तीनों सृजनात्मक के अंदर आते हैं। ज्ञान, समझ या बोध, प्रयोग
या अनुप्रयोग सृजनात्मक, ये चारों ही आरसीएम प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा नहीं है तो अपन कौशल यहाँ नहीं शामिल किया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 4 होगा कौशल। आपको पूरा पूरा विस्तार से बताया जाता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन का एकदम पॉइंट पॉइंट अध्ययन किया जाता है ताकि इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने वाले भी आपके सही हो सके। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ये बात कर रहे हैं कि 4 घटक दिए हुए हैं, 3 घटक आते हैं, चौथा घटक कौन सा नहीं आता है। आग्रहण, अनुक्रिया, स्वाभाविकरण, चरित्र निर्माण। इसका आंसर होगा स्वाभाविकरण। ये क्रियात्मक पक्ष का घटक है। कौन से पक्ष का है? क्रियात्मक पक्ष का घटक है स्वाभाविकरण। बाकी 3 घटक भावात्मक पक्ष के हैं। भावात्मक घटक के कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान कान खोल के सुन लेना। नंबर 1 आग्रहण, कौन सा? आग्रहण। नंबर 2 अनुक्रिया, नंबर 3 अनुमूलन, नंबर 4 संगठन या व्यवस्थापन, नंबर 5 चरित्रीकरण। कितने हुए? 5 हैं। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, संगठन, चरित्रीकरण। जैसे कि आप शॉर्ट के रूप में इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि आ अनु व्यवस्था कर चरित्र बनेगा। आ अनु व्यवस्था कर चरित्र बनेगा। आ मतलब आग्रहण, आ मतलब अनु, आ अनु, अनु मतलब अनुक्रिया, अनु मतलब अनुमूलन, व्यवस्था मतलब व्यवस्थापन, चरित्र मतलब चरित्रीकरण। इसी प्रकार आपको भावात्मक पक्ष के मैंने 5 के 5 बता दिए। ये दूसरा नहीं है तो स्वाभाविकरण होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था। मतलब आपको 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं, ये पूछ रहा है भावात्मक पक्ष का किसने वर्गीकरण किया था। करथवाल और अन्य ने किया था। सिम्पसन ने किसका किया था? सिम्पसन ने किया था क्रियात्मक पक्ष होता है उसका वर्गीकरण किसने किया था? सिम्पसन ने किया था। परंतु यहाँ अपन को पूछ रहे हैं भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? करथवाल और मसिया ने किया था। अन्य मतलब अन्य की जगह आता है मसिया, मतलब ऑप्शन नंबर होगा 2 इसका सही। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग है यदि इन्हें निम्न स्तर की ओर जमाएं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंतिम वर्ग है जो कि निम्न स्तर की ओर जमाएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर होगा 1 स्वाभाविकरण। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर होगा 1। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, विद्यार्थी निष्पन्न की क्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे यह उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोध, ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विद्यार्थी निष्पन्न की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे, मतलब स्पष्ट करने की प्रक्रिया इन 4 उद्देश्यों में से किस में आती है। आपको पहले भी बताया था कि स्पष्ट करना ये हमेशा आता है अवबोध या बोध की जो समझ आधारित होती हैं। समझ से ही कोई भी मतलब कोई भी होता है उनको स्पष्ट किया जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोध। ऑप्शन नंबर 1 18 क्वेश्चन नंबर 18 का 1 नंबर ऑप्शन बोध इसका आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य पर आरसीएम पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मक वर्ग में सम्मिलित नहीं है। मतलब जो पहले क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बात की थी उस क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट लिखा था, मैंने बताया था कि सृजनात्मक पक्ष के अंदर शामिल कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख लो ये क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि सृजनात्मक वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं है। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन तीनों तो है, ये सत्यापित करना नहीं है। मतलब इसके अंदर 3 शामिल होते हैं। 3 कौन कौन से हैं? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इनका क्रम भी यही है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। परंतु ये सत्यापित करना इसके अंदर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 4 सत्यापित करना इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है जो कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया गया था। ये तो 3 पक्षों में किया गया था। कौन कौन से थे? ज्ञानात्मक मतलब संज्ञानात्मक, भावात्मक, तीसरा था क्रियात्मक। तीनों पक्ष थे। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पक्षों में किया गया था। कितने पक्षों में किया गया था? 3 पक्षों में किया गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर कौन सा है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से मतलब क्रियात्मक पक्ष होते हैं उनका उच्चतम व्यवहार स्तर कौन सा है। उद्दीपन, नियंत्रण, समन्वय, आदत निर्माण, ये चारों ही इसके ही हैं पार्ट।
परंतु इन चारों में से उच्चतम व्यवहार का स्तर कौन सा है? इसका होगा आदत निर्माण। ऑप्शन नंबर 4 होंगे। परंतु इनके जो 6 पॉइंट बिंदु हैं क्रियात्मक पक्ष के, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 नंबर होता है उद्दीपन, नंबर 2 होता है कार्य करना, नंबर 3 होता है नियंत्रण, नंबर 4 होता है समायोजन, नंबर 5 होता है स्वाभाविकरण, नंबर 6 होता है आदत निर्माण। अपन को इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर कौन सा है, जिसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 4 आदत निर्माण। यह इस पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, बोध के अंतर्गत नहीं आता है। इस क्वेश्चन की पहले ही बात की जा चुकी है कि अवबोध या समझ होती है, उसके अंदर मैंने 3 पॉइंट बताए थे, वो 3 पॉइंट तो इसके अंदर शामिल होते हैं, चौथा पॉइंट नहीं होता है। ये भी यही पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। अनुवाद है, व्याख्या है, उल्लेख करना है, ये रचना करना है नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 रचना करना इस पक्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, यह सभी आए हुए परीक्षा के अंदर जो परीक्षाओं के अंदर आए हुए ही क्वेश्चन है, वो भी सेकंड ग्रेड के अंदर स्पेशल। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन ही इसके अंदर सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गणित शिक्षण के कौशल उद्देश्य से संबंधित नहीं है? मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौशल उद्देश्य से संबंधित नहीं है। जैसे कि गणना करना तो है, ज्यामिति की आकृतियां और रेखा चित्र खींचना ये भी है, जैसे कि सारणी चार्ट को पढ़ना और खींचना बनाना ये भी है। परंतु ये पूछ रहा नहीं है, कौन सा नहीं है? 4 नंबर निष्कर्षों की पुष्टि करना। ऑप्शन नंबर 4 ये इसका आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निर्धारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? मतलब ये उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं उस समय अपन को कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए और कौन से बिंदुओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों का स्तर। उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तब विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे मंदबुद्धि के हैं, प्रतिभाशाली हैं, सृजनात्मक हैं, पिछड़े हुए बालक हैं, किस प्रकार के बालक हैं, उन सभी बालक की विद्यार्थियों का स्तर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 2 है कि विद्यार्थियों का मनोविज्ञान, मतलब इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 है कि शिक्षण अधिगम स्थितियाँ, मतलब उस शिक्षण अधिगम कराते हैं उनके अंदर कौन कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं, कौन से स्तर पर क्या करना है, सभी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये 3 ये भी हैं, परंतु कक्ष का आकार ये नहीं है। उद्देश्यों को निर्धारण करते इनका ध्यान रखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्य का लेखन उपागम नहीं है? मतलब 4 वैज्ञानिक उपागम दिए गए हैं जो कि एक नहीं है और 3 है। रॉबर्ट मेगर हैं, रॉबर्ट मिलर हैं, आरसीएम तो है, परंतु एनआईपीडी ये उपागम आपने नहीं सुना है, ये इसके अंदर नहीं आते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य लेखन उपागम इसके अंदर ये शामिल नहीं किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवबोधात्मक स्तर के अनुदेशनात्मक परिणाम को अभिव्यक्त करता है? ये सीधे सीधे शब्दों में बात कर रहे हैं कि अवबोधात्मक अनुदेशनात्मक उद्देश्य को शामिल करता है। परिणामों की पुष्टि करना, समान प्रकार के संपत्ति या वस्तुओं की तुलना करना, तथ्यों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना, नंबर 4 है गणित की क्रियाओं को व्यवस्थित रूप में जमाना। परंतु इसका ऑप्शन नंबर होगा 1, क्योंकि अवबोधात्मक की बात कर रहा है इसीलिए होगा परिणामों की पुष्टि करना। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण देना किसके अंदर आते हैं? अवबोध के अंदर आते हैं। पहले भी बात की है क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आप देख लो पीछे 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट शब्दों में बात की है, पूरी अवबोध के बारे में आपको विस्तार से समझाया गया है। ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि उदाहरण दे सकेगा, मतलब समांतर एपी श्रेणी है उसकी अवबोध के आधार पर ही उदाहरण दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है? कौन से अनुप्रयोग नहीं दर्शाता है, इसको विशेष ध्यान रखना है, दर्शाता है या नहीं।
शामिल है या नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको विशेष बिंदु एक एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अवधारणा और सिद्धांतों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना होता है। अगला है कि किसी विधि या प्रक्रिया का सही उपयोग करना, ये भी मतलब अनुप्रयोग के आधार पर ही होता है। दिए गए आंकड़ों की सहायता से चार्ट या ग्राफ का विकास करना, यह भी होता है। परंतु दी गई विषय वस्तु में अकथित मान्यताओं को पहचाना, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किए थे। पहले क्वेश्चन के अंदर ही स्पष्ट साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष के कितने उपखंडों में विभाजित किया है। 6 उपखंड। 6 कौन कौन से थे? ज्ञान, नंबर 2 बोध, नंबर 3 अनुप्रयोग, नंबर 4 विश्लेषण, नंबर 5 संश्लेषण, नंबर 6 मूल्यांकन। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 बोध, नंबर 3 अनुप्रयोग, नंबर 4 विश्लेषण, नंबर 5 संश्लेषण, नंबर 6 मूल्यांकन। ये पूछ रहा है कि कितने उपखंडों में विभाजित किए गए हैं। 6 उपखंड के अंदर विभाजित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला 30वां क्वेश्चन है, ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है, मतलब किससे संबंधित है? निष्पत्ति लक्ष्यों से, पठन कौशल का, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का। इसका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 3, जो कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों का पदानुक्रम बीएस ब्लूम किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों से संबंधित माना जाता है। इसका आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 31 का। क्वेश्चन नंबर है 31, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष का सही क्रम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कौन से चारों ऑप्शन इसके सही हैं? आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। ये आपको मैंने पहले ही बता दिए थे। ये 6 के 6 किसके हैं? भावात्मक के। किसके हैं? भावात्मक पक्ष के हैं। इसका क्रम भी याद रखें। अगला क्रम है उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ये किसके हैं? ये है क्रियात्मक के। यह है क्रियात्मक पक्ष के। इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अपन को भी क्रियात्मक पक्ष पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। भावात्मक का यदि बात करते हैं तो और ये होता है आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। इसलिए 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को 2001 में किसने संशोधित किया था? मतलब ब्लूम द्वारा जो भी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है 2001 के अंदर किसने किया था? एडरसन और क्राथवाल ने किया था। एडरसन, इसका नाम याद रखना, एडरसन ने। किसने किया था? एडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 एडरसन ने किया था। किसने किया था? एडरसन ने। शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार गणित शिक्षण का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामान्य उद्देश्य कौन सा है? मतलब जनरल वे के अंदर गणित का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? छात्र रेखीय और द्विघात फलनों के अंतर करेंगे। छात्र वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर लागू होने वाले तार्किक तर्क कौशल विकसित करेंगे। छात्र सही सूत्र का उपयोग कर वर्ग का सूत्र निकालेंगे। छात्र ज्यामिति वाला करेंगे। ये स्पष्ट पूछ रहा है कि सामान्य उद्देश्य जनरल वे के अंदर अपन कहाँ उपयोग करते हैं। ये साफ साफ शब्दों में बोल रहा है कि छात्र वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू होने वाले तार्किक तर्क कौशलों में विकसित करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षा में भावात्मक क्षेत्र का मुख्य ध्यान कौन से हैं? विभिन्न गणितीय उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, गणितीय समीकरणों को स्पष्ट करना, तेजी से गणितीय नहीं सकारात्मक दृष्टिकोण है। ये ऑप्शन नंबर 4 भावात्मक की बात करता है, जिसके अंदर होते हैं हृदय संबंधी क्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है भावात्मक के अंदर, जैसे कि रुचि है, अभिवर्ती, जैसे कि सकारात्मक, नकारात्मक। तो यह आगे सकारात्मक मूल्य है, गुण विवेचन करना है, पर्याप्त समायोजन का विकास करना है। इन सभी पूरे बिंदुओं का अध्ययन भावात्मक क्षेत्र के अंदर किया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कौन सा अध्ययन है? जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, गणित शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य कौन सा? सामान्य उद्देश्य जो अनुप्रयोग स्तर के साथ संरेखित किया जाता है। गणितीय तर्कों का मूल्यांकन करना, ये मूल्यांकन के अंदर आ गया। गणितीय तथ्यों को याद करना, ये ज्ञान के अंदर आ गया।
समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय का उपयोग करना, ये अनुप्रयोग के अंदर आ गया। और अवधारणियों को समझे अवबोध या बोध के अंदर आ गया, समझ के अंदर आ गया, इसीलिए अपन को अनुप्रयोग पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्यों की विशेषताएं नहीं है। मतलब एक उद्देश्यों की विशेषताएं नहीं है, लक्ष्य की बात नहीं कर रहा है, उद्देश्य की बात कर रहा है। ये विशिष्ट प्रकरण से संबंधित होते हैं, ये संकुचित विशिष्ट होते हैं, इनकी प्राप्ति दीर्घ अवधि होती है नहीं होती है, ये अल्पकालीन होते हैं, संकुचित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं, ये मूल्यांकन योग्य भी होते हैं। ये नहीं पूछ रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का उद्देश्यों की बात कर रहा है, न कि लक्ष्य की बात कर रहा है। लक्ष्य पूछता तो इसका दीर्घकालिक होता है, लक्ष्य उद्देश्य अल्पकालिक होता है, इसीलिए 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि पूर्व में सीखे गए नियमों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों को नवीन और अपरिचित स्थिति में चयनित और लागू करने का मूल्यांकन संज्ञान में होता है। मतलब पूर्व में सीखे गए नवीन और अपरिचित में अंदर सीखना, यही तो अनुप्रयोग की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये संज्ञानात्मक कौशल है, विवरण है। ज्ञान किससे संबंधित है? ज्ञान का है तथ्यों की व्याख्या करना। 4 नंबर। अवबोध किससे संबंधित है? अवबोध नहीं, ज्ञान मतलब ज्ञान जैसे कि ज्ञान का सीधा हो गया कि शब्दावली धारण करना। क्या है? ज्ञान मतलब शब्दावली धारण। अवबोध मतलब व्याख्या करना, मतलब अवबोध करना। फिर आएगा अनुप्रयोग मतलब वेदता करना। 3 मूल्यांकन मतलब से नहीं होगा, जैसे कि ज्ञान का संबंध स्पष्ट बता देता हूँ, थोड़ा ऊपर करके अपन ऑप्शन से टिक करते हैं। ज्ञान का संबंध आता है शब्दावली का निर्माण, मतलब शब्दावली को धारण करना। ऑप्शन नंबर 3 किसके अंदर आता है? एक के अंदर ही आता है। फिर आता है ब का 4 तथ्यों की व्याख्या करना, ये ब का 4। फिर आता है स का 2, ये स का 2। फिर आता है द का 1, ये आता है द का 1। ऑप्शन नंबर 3 राइट। ऑप्शन को ध्यान रख के ही अपन को हल करने हैं, नहीं तो अड़बड़ाहट के अंदर का 2 के अंदर हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा कि आपका किया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार आज इस टॉपिक के इतने ही क्वेश्चन हैं आए हुए, जो आज तक एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर पूरी विस्तृत बात की गई है। अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि अगले टॉपिक के बारे में स्पष्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए उनका ही अध्ययन करेंगे। यह श्रृंखला मतलब यह सीरीज क्लासेज पूरी पीवाईक्यू के लिए पूरे गणित से जितने भी टॉपिक हैं उनकी पूरी एक दिन पर डेली एक क्लास अपलोड की जाएगी। इसीलिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली और एक नई क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।